कल हमने आपको लेज़र और वाउचर, ठीक है, के बीच में जो ग्रुप होता है, ठीक है, तो लेज़र बनाते वक्त ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और वाउचर हमारा ग्रुप के बिहाफ पे ही हमारे सारे लेज़र की लिस्ट के नाम लिस्ट वाले नाम दिखाता है, ठीक है, वो बताया था। आज लेज़र कैसे बनते हैं और लेज़र में किस ग्रुप का सिलेक्शन किस लिए किया जाता है, तो आज हम सारे ग्रुप्स बताएंगे, ठीक है। तो हमने मान लो एक कंपनी बना ली नई, बाकी डिटेल आपको पता ही है, हमने एक्सेप्ट कर दिया। लेज़र, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र और क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे लेज़र बनेंगे, ठीक है। अब लेज़र जैसे कि हमको कैपिटल की एंट्री करनी है, तो कैपिटल की एंट्री के लिए मान लो कैश, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, कैश जो है 1 लाख रुपए आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो हमको दो वर्ड चाहिए एंट्री में, एक कैश चाहिए और एक कौन सा चाहिए, कैपिटल चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो जो हमारा कैपिटल होता है वो किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। मींस पूंजी के लिए एक ग्रुप यहां पे है, कौन सा, कैपिटल। पूंजी के लिए हमारे पास कैपिटल का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो आप लोग कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट करते हो, तो हमको कैपिटल वर्ड चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे कैपिटल का लेजर जो बनाओगे वो हमारा किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल हमारा किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। और जब ओनर व्यापार से पैसे निकालता है, तो मतलब कहा जाए तो कंपनी ओनर को पैसे दे रही, ठीक है, तो उस वक्त किसकी एंट्री होती है, ड्राइंग की। आप ड्राइंग डीआर करते हो और कैश सीआर करते हो, तो मीन्स एक वर्ड कैश चाहिए, कैश तो बना होता है, एक वर्ड हमको कौन सा चाहिए, ड्राइंग। तो ड्राइंग किसका पार्ट है, ड्राइंग भी हमारा कैपिटल का ही पार्ट है। बात समझ में आ रही, ठीक। तो जो आपका ड्राइंग का लेजर बनेगा तो ड्राइंग भी हमारा किस में जाएगा, कैपिटल में ही जाएगा। तो मीन्स कैपिटल भी हमारा कैपिटल का ही पार्ट है और ड्राइंग भी हमारा किसका पार्ट है, कैपिटल का ही पार्ट है। कोई कंफ्यूजन? अब देखो, जैसे कि तो ये पूंजी के लिए होता है और पूंजी किसकी होती है, ओनर की होती है। तो अकाउंट्स इन्फो पे लेजर पे आप क्रिएट पे जाएंगे तो आप इस तरीके लेजर बनाते हैं। अभी हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट ओनर का ही होता है और जो पूंजी होती है किसकी होती है, ओनर की होती है ना। तो देखो, जब व्यापार में पैसा आया तो कैपिटल सीआर होता है भाई, कैश डीआर कैपिटल सीआर, तो कैपिटल सीआर हुआ ना, तो यही ग्रुप तो सीआर हुआ भाई। कैपिटल सीआर होने से ग्रुप कौन सा है, ग्रुप तो यही है ना, तो यही ग्रुप सीआर हो गया। जब ओनर पैसे लेगा कंपनी से तो कंपनी ओनर को पैसे दे रही, तो ड्राइंग डीआर टू कैश हो रहा है, तो ड्राइंग डीआर हुआ, तो डीआर कौन हुआ, यही ग्रुप तो डीआर हुआ। तो व्यापार में जब पैसे आ रहे थे तो यही ग्रुप हमारा सीआर हुआ, और जब व्यापार से पैसा निकला तो यही ग्रुप क्या हुआ, डीआर हो गया। तो यही सीआर हो रहा है और यही डीआर हो रहा है, बस नाम अलग है। व्यापार में जब पैसा हो आता है तो कैपिटल सीआर हो रहा है, तो यही ग्रुप सीआर हो रहा है, और जब ड्राइंग डीआर हो रहा है तो यही ग्रुप डीआर हो रहा है, तो यही सीआर हो रहा है और यही डीआर हो रहा है, बस नाम अलग अलग यूज किए गए। समझ में आई बात? अभी नोट बाद में कराएंगे, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, परचेज अकाउंट की। जब आप परचेज अकाउंट का ग्रुप कब लेंगे, जब आप गुड्स खरीदते हैं, तो गुड्स खरीदने के लिए आप परचेज वर्ड का यूज करेंगे, तो जो परचेज वर्ड है वो किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा। तो परचेज का जब लेजर बनेगा तो किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में।
अब जब सामान खरीदते हो तो यही ग्रुप डीआर हो रहा है भाई, परचेज डीआर करोगे तो यही ग्रुप डीआर हो जाएगा। अब जब सामान वापस कर रहे हैं, मान लो हमने खरीदा था और हम सामान को क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो वापस करते वक्त आप परचेज रिटर्न को क्या करोगे, सीआर करोगे। तो परचेज रिटर्न का जब लेजर बनेगा तो वो भी किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में ही जाएगा। तो परचेज भी परचेज अकाउंट का ही पार्ट है और परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट का ही पार्ट है। तो गुड्स खरीदते वक्त जब आप परचेज को डीआर करोगे तो यही ग्रुप डीआर हो रहा है, और जब आप सामान वापस करते हुए परचेज रिटर्न को सीआर करोगे तो यही परचेज अकाउंट का ही ग्रुप सीआर हो रहा है। तो यही खरीदते वक्त डीआर हो रहा है और यही वापस करते वक्त सीआर हो रहा है। तो बस खरीदते वक्त डिटेल किस में मेंटेन हो रही, इस वर्ड में, और वापस करते वक्त डिटेल इस वर्ड में मेंटेन हो रही, बाकी दोनों ग्रुप एक ही है। तो यही डीआर हो रहा है और यही सीआर हो रहा है। कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो मीन्स अगर हम परचेज का लेजर बनाए, ठीक है, तो परचेज जो है हमारा किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में, ठीक है। और जब हम वापस करते वक्त का लेजर बना रहे हैं तो किसका बना रहे हैं, परचेज रिटर्न का। तो ये भी हमारा किसका पार्ट है, परचेज का ही पार्ट है। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद सेल अकाउंट कब लेते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं। तो गुड्स बेचते वक्त हम कौन सा ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं, सेल अकाउंट का। अब नाम कौन सा यूज हो रहा है, सेल। भाई बेचने के लिए नाम तो सेल का यूज करोगे ना, तो सेल का जब लेजर बनाओगे तो किस में जाएगा, सेल अकाउंट में। और जब बिका सामान वापस आएगा तो उसके लिए आप किस वर्ड का यूज करोगे, सेल रिटर्न का। तो ये भी किस में जा रहा है, सेल अकाउंट। तो बेचते वक्त जो नाम यूज कर रहे हैं वो भी सेल अकाउंट का ही पार्ट है, और बिका सामान वापस आ रहा है तो जो नाम यूज कर रहे हैं वो भी किसका पार्ट है, सेल अकाउंट का ही पार्ट है। अब समझो, बेचते वक्त सेल सीआर करोगे, सेल सीआर होगा जब, तो यही ग्रुप तो सीआर हो रहा है। अब बिका सामान जब वापस आता है तो सेल रिटर्न डीआर करोगे, तो जब डीआर करोगे तो यही चीज तो डीआर हो रही है। तो बेचते वक्त जब इसको सीआर करोगे तो सेल अकाउंट ही सीआर हो रहा है, और जब सेल रिटर्न को डीआर करोगे तो ये सेल अकाउंट ही आपका डीआर हो रहा है। तो यही सीआर हो रहा है, यही डीआर हो रहा है। बस बेचते वक्त वर्ड सेल चल रहा है और बिका सामान आते वक्त सेल रिटर्न चल रहा है, मगर ग्रुप एक ही है। तो यही सीआर हो रहा है और यही डीआर हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक, कोई डाउट हो पूछते चलना। अब जब हमको इसका लेजर बनाना है, जैसे सेल वर्ड चाहिए तो सेल हमारा जाएगा सेल अकाउंट में, ठीक है, और सेल रिटर्न हमारा जाएगा ये भी सेल अकाउंट में। कोई डाउट? जब हम गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदते हैं, मतलब कि हम कोई भी चीज ऐसी खरीदते हैं जिसका उद्देश्य इस्तेमाल करने का होता है, बेचने का पर्पस नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी चीज को बेचने के पर्पस पे लिया जाए तो उसको गुड्स बोलेंगे। गुड्स क्या होता है, जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा गुड्स में आता है। तो जिस चीज को हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं वो गुड्स का पार्ट है, और जिस चीज को हम सिर्फ यूज करने के पर्पस पे खरीदते हैं कि हम उसको खरीद के सिर्फ यूज करेंगे, पर्पस बेचने का नहीं है, तो वो हमारी किसकी पार्ट है, संपत्ति की पार्ट है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? तो जब हम कोई भी चीज ऐसी चीज खरीदते हैं जिसका कि उद्देश्य हमारा सिर्फ इस्तेमाल करने का होता है, और उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हमेशा मेंटेन रहती है, मीन्स कभी 1 लाख की है तो कभी 80,000 की बचेगी, कभी 50 की बचेगी, मगर कुछ वैल्यू तो मेंटेन रहेगी ही रहेगी उसकी। ठीक है, ये नहीं कि कुछ यूज किया और वो जीरो हो गई वैल्यू उसकी। जैसे पेन खरीदा, पेन खरीद के हमने यूज किया, उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो वो संपत्ति का पार्ट नहीं है, वो फिक्स एसेट में नहीं आएगा। आपने कॉपी खरीद के इस्तेमाल किया, कॉपी भर गई, रफ पेपर इस्तेमाल किया, स्टेशनरी इस्तेमाल किया, तो वो संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यूज हो रही है, बाकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कीमती है वो बात सही है, मगर उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट तो जीरो हो गई ना हमारी।
बात समझ में आए? तो ऐसी चीजों को फिक्स एसेट में नहीं लेते हम लोग, ठीक। स्टेशनरी, पेन, कॉपी, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे वैल्यू मेंटेन रहती है, जैसे लैंड है, मशीन है, फर्नीचर है, फैन है, कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, समझ रहे हो बात को? ये सब क्या है? ये सब संपत्ति का पार्ट है। तो जब इनको खरीदोगे तो ये हमारा किस में जाएगा? फिक्स एसेट में। तो लैंड जैसे किस में जा रहा है? फिक्स एसेट में। मशीन का बनाओ किस में जाएगा? फिक्स एसेट में। फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब किस में जाएंगे? फिक्स एसेट में। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू समय के साथ कुछ ना कुछ तो मेंटेन रहती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लैंड बढ़ सकती है, मशीन घट सकती है, ठीक है, मगर कुछ ना कुछ ये वैल्यू मेंटेन रहेगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू कंटेन करके रखेगा ही है। कभी भी हम बेचेंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा ना हमको, समझ में आई बात? और ये कभी बेचा नहीं जाता, मगर समय के साथ कभी कभी पुराना हो जाता है तो हम इसको सेल कर देते हैं। अब कंप्यूटर यूज कर रहे 5 साल हो गया, ठीक है, तो हम बेच कर नया तो खरीदेंगे ही ना। मगर किसी को बेचेंगे, अब आज हम 25,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो 5 साल बाद 5,000 का तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कहने का मतलब है, ठीक। तो जैसे लैंड फिक्स एसेट, मशीन फिक्स एसेट, ओके। इस प्रकार से जो भी संपत्ति के रूप में आते हैं वो हमारे फिक्स एसेट में जाएंगे। जैसे कि लैंड किस में जा रहा है? ये हमारा फिक्स एसेट में। यहाँ देखो ग्रुप बना हुआ है फिक्स एसेट। मशीन किस में जा रहा है? हमारा इधर देखो ये सब ग्रुप दिए हुए हैं, या तो आप पहला अक्षर लिख लो, सिलेक्शन हो जाता है, या ऊपर नीचे करके सिलेक्ट भी कर सकते हो, फिक्स एसेट। इस तरीके से आप फर्नीचर का किसी का भी बना सकते हो। यहां तक कोई डाउट? अब आते हैं संधि क्रेडिटर। जैसे कि हम किसी से उधार सामान खरीद रहे हैं, ठीक, तो आप परचेस कर रहे हो तो परचेस का लेजर तो आपका बन ही चुका है, तो आप परचेस तो कर ही लोगे, वाउचर में दिखेगा, एंट्री कर लोगे। मगर राम से खरीद रहे हो तो राम क्या बना हुआ है? अभी राम तो बना नहीं है, तो वाउचर में राम दिखाएगा नहीं, तो एंट्री कैसे करोगे? तो राम का बनाना पड़ेगा। तो जब हम राम का लेजर बनाएंगे तो किस में डालेंगे? संधि क्रेडिटर में डालेंगे। जो संधि क्रेडिटर होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है? लायबिलिटी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो अब जब हम किसी सामान खरीद रहे हैं तो वो व्यक्ति से 10,000 का सामान खरीदा, राम ट्रेडर से 10,000 का सामान खरीदा, तो मीन्स हम राम ट्रेडर को 10,000 रुपए देंगे ना। तो वो व्यक्ति के नाम से जो पैसा चढ़ा है वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो राम 10,000 रुपए से क्रेडिट दिख रहे हैं, तो मतलब राम 10,000 रुपए से शो कर रहे हैं अगर, तो मेरे लिए तो राम नहीं लायबिलिटी है, मतलब हम को राम को पैसा देना है, तो राम के नाम से 10,000 रुपए की जो लायबिलिटी चढ़ी है वो किसके ऊपर? मेरे ऊपर चढ़ी है, ठीक। तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी बनती है ना। तो राम का जो लेजर बनेगा वो किस में जाएगा? संधि क्रेडिटर में जाएगा। और संधि क्रेडिटर किसका पार्ट है? लायबिलिटी का पार्ट है। तो अगर 10,000 का खरीद रहे हैं तो राम ट्रेडर 10,000 रुपए से क्रेडिट में शो करेंगे, तो राम ट्रेडर को 10,000 रुपए जो शो कर रहा है सामने वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, मेरे लिए लायबिलिटी है। राम ट्रेडर के ऊपर लायबिलिटी नहीं चढ़ी है। राम ट्रेडर के सामने 10,000 रुपए जो दिखा रहा है वो वैल्यू से मेरे ऊपर लायबिलिटी चढ़ी है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो जिससे भी खरीदते हैं वो हमारे किसके पार्ट है? लायबिलिटी के पार्ट है। बात समझ में आए? तो इसलिए जिनसे खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर है। और दूसरी तरीके समझो, समान डीआर, राम ट्रेडर सीआर, राम ट्रेडर सीआर खरीद रहे हो ना उधर, राम ट्रेडर सीआर हुए, सीआर मीन्स क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर। राम ट्रेडर सीआर होंगे खरीदते वक्त, तो सीआर का मतलब क्रेडिट हो गया, तो इसलिए राम ट्रेडर किस में जाएंगे? क्रेडिटर में जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर हम राम ट्रेडर से खरीद रहे हैं तो ये हमारे किस में जाएंगे? संधि क्रेडिटर में। और ये देखो किसके पार्ट है? लायबिलिटी का पार्ट है। जब हम किसी को बेचेंगे तो वो किस में जाएंगे? संधि डेटर में। ठीक भाई, सामान बेच रहे हो तो सामान होगा सीआर, भाई सेल तो सीआर है, सेल के लेजर आप बना चुके हो, वो वाउचर में शो करेगा। मगर श्याम ट्रेडर तो अभी शो नहीं करेगा ना वाउचर में,
तो एंट्री कैसे करोगे? तो श्याम ट्रेडर का जब तक लेजर बनेगा नहीं तब तक वो वहां पे शो करेगा नहीं, तो आप एंट्री कर नहीं पाओगे। बात समझ आ रही? तो आप जब श्याम ट्रेडर का लेजर बनाओगे तो किस में जाएगा? सन्ड्री डेटर में। डेटर के सिलेक्शन कैसे समझोगे? सामान बेच रहा हो, सामान हो गया CR और श्याम ट्रेडर कौन हो गया? DR। DR मीन्स डेबिट, डेबिट मीन्स डेटर। तो इसलिए श्याम ट्रेडर कहाँ जाएंगे? सन्ड्री डेटर में जाएंगे। और ये हमारा संपत्ति का पार्ट है। भाई हमने श्याम ट्रेडर को सामान बेचा 20,000 का, तो मेरा पैसा श्याम के पास पड़ा है ना, तो श्याम के सामने जो 20,000 रुपए DR दिख रहा है अमाउंट, तो मेरे लिए क्या है? संपत्ति है। मतलब श्याम ट्रेडर 20,000 से मेरे लिए क्या है? संपत्ति का रूप है। तो सन्ड्री ट्रेडर किसका पार्ट होता है? एसेट का पार्ट होता है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो सामान खरीद रहे हो तो पार्टी जिनसे खरीद रहे हो वो पार्टी किस में जाएगी? क्रेडिटर में। अगर सामान बेच रहे हो तो जो पार्टी है वो किस में जाएगी? सन्ड्री डेटर में। कोई कंफ्यूजन? तो श्याम ट्रेडर किस में जाएंगे? सन्ड्री डेटर में। कोई डाउट? अब देखो, अब आते हैं एक्सपेंस पे। हमारे एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। ध्यान समझना, एक्सपेंस तो है ही है मगर एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन बेस्ड नहीं होते हैं, मतलब नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से उन एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं? इनडायरेक्ट। मतलब ये खर्चों का सामान की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात को? नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से हटके जो भी खर्चे होते हैं या वो खर्चे जिनका गुड्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है या गुड्स की वैल्यू से उनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो हमारे कौन से एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक। और ये वो एक्सपेंस भी कह सकते हो कि जो होने ही होने हैं, उनका गुड्स से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि एज एग्जांपल, अब डायरेक्ट भी समझो, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं? वो एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन बेस्ड है, मतलब इन खर्चों का गुड्स की वैल्यू पे फर्क पड़ता है या इन खर्चों को गुड्स में जोड़ा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये खर्चे गुड्स की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं रखते, मतलब इन खर्चों, ये खर्चे जो होते हैं उससे गुड्स की वैल्यू इफेक्ट नहीं करती। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनसे कि हमारी प्रोडक्शन की वैल्यू इफेक्ट करती है, मतलब गुड्स की वैल्यू इफेक्ट करती है, मतलब कि ये खर्चे गुड्स में जुड़ते हैं। समझ रहे हो बात को? अब जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, रेंट आप पे कर रहे हो, प्रोडक्शन काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, आपको किराया देना पड़ेगा। क्या 10,000 रुपये अगर किराया हम हर महीने जाना ही जाना है, काम हो चाहे ना हो, तो इससे गुड्स की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, भाई काम हो चाहे ना हो देना पड़ेगा, तो इसके गुड्स की वैल्यू का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। सैलरी, किसी को फिक्स सैलरी पे रखा है, हमने कहा कि इतनी आपकी सैलरी है, आपको इतना मिलेगा, और उसको काम से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, काम होगा तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, मगर उसकी फिक्स सैलरी तो हम देंगे ही देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये हमारे किसके पार्ट है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, क्योंकि ये खर्चे गुड्स पे फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं। अब समझो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है?
जैसे कि वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, सैलरी का हिंदी अर्थ होता है वेतन, वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। वेतन फिक्स होती है, वेतन उनको दी जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं कर रहे होते हैं, गुड्स नहीं बनाते वो। अब समझो, वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूर, मजदूर को वेजेस मिलता है, इनकी दिहाड़ी होती है, एक दिन का इतना मिलेगा, आधी ड्यूटी का इतना मिलेगा, इनका टारगेट होता है कि एक दिन में इतना काम करना है। अगर वो इतना काम करते हैं तो ठीक, अगर वो कम काम करेंगे तो उनकी हम उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे। समझ रहे हो? जैसे कि फिक्स हुआ कि भाई 200 रुपए, ठीक, मान लो फिक्स हुआ कि हम आपको 200 रुपए देंगे, आपको एक दिन में कितने पीस बनाने हैं, 10 पीस बनाने हैं। मान लो हमने कहा रुपए मिलेंगे आपको 200, दिन में कितने पीस बनाने हैं, 10 पीस, तो एक पीस पे कितना बैठ रहा है लमसम, बात समझ रहे, मतलब एक पीस पे 20 रुपए, तो मतलब ये हुआ कि एक पीस का 20 रुपए है तो 10 पीस बनाएंगे 200 हो जाएगा। अब ये एक दिन में इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने मीन्स 6 पीस बनाए बैठ के, कितने पीस बनाए, 6 पीस बनाएंगे, तो अब एक पीस पे 20 रुपए है, अब 6 पीस बनाए तो हम इनको 200 रुपए देंगे, नहीं देंगे, कितना देंगे, 120 रुपए देंगे। अब ये दिन भर बैठे रहेंगे, सामान ही नहीं बनाएंगे तो हमको किस बात की तनख्वाह देंगे, क्यों, क्योंकि ये सामान बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। भाई ये गुड्स बनाएंगे तो मार्केट में गुड्स जाएगा, जब गुड्स जाएगा तो तभी तो उसी से इनकम होगी ना, जब इनकम होगी तभी तो इनको पैसा देंगे हम। जब ये गुड्स बना ही नहीं रहे हैं तो मतलब इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हो रही है। समझ रहे हो बात को? अब ये काम ही नहीं करेंगे तो कंपनी में सामान ही नहीं बनेगा। बात समझ आ रही? तो मीन्स इनकी वैल्यू क्या है, गुड्स पे डिपेंड करती है, इनको फिक्स मिल रहा है। जैसे कि हमने क्या जोड़ा, मेरा सामान इतने 1000 का सामान है, या हमने कहा 200 का सामान है, 200 के सामान में 20 रुपए बनवाई है, एक पीस की बनवाई कितनी है, 20 रुपए, तो हमने जोड़ा 200 का हम खरीदते हैं कोई पार्ट और 20 रुपए उसकी बनवाई है, तो पार्ट कितने का पड़ गया हमको, भाई 200 का सामान है, 20 रुपए बनवाई है, तो मेरा पार्ट सामान कितने का पड़ा, 220 का पड़ा ना। तो अब देखो ये जो 20 रुपए ये जो मजदूर काम कर रहा है ये पर पीस फिक्स है, तो जितने पीस बनाएगा तो वो सामान जुड़ रहा है ना उसमें, सामान में पैसा, समझ रहे हो? ठीक है, तो 200 का सामान है, 20 रुपए उसको बनवाई दे रहे हैं, तो वो पैसा उसमें गुड्स में ही तो जोड़ेंगे। ठीक है भाई, उसको 220 का पड़ गया ये, अब हम उसके बढ़ा के मार्केट में बेचेंगे। बात समझ में आई? ठीक, अब जैसे कि फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट एंड कार्टेज का मतलब भाड़ा। अब मान लो 10,000 रुपए का सामान खरीदा हमने, घर पे लेके आए, मतलब सॉरी दुकान पे लेके आए, 1,000 भाड़े वाले ने ले लिया। बात समझ रहे हो भाई? 10,000 का क्या है, सामान है, अब मान लो इसमें पीस कितने हैं, 10,000 का सामान है और 10,000 में कितने पीस आए हैं, 10 पीस आए हैं। समझ रहे हो? अब समझो, तो ये एक पीस कितने का पड़ गया, तो देखा जाए तो एक पीस हमारा कितने का है, 1,000 का है। अब समझो 1,000 रुपए भाड़े वाले ने ले लिया, 1,000 रुपए क्या ले लिया, भाड़े वाले ने, तो हमारा टोटल सामान कितने का था, 10,000 का, भाड़े वाले ने कितना लिया, 1,000 रुपए, तो टोटल पैसा कितना लग गया हमारा, 11,000। टोटल पैसा कितना लग गया, 11,000। अब ये बताओ टोटल पैसा 11,000 लग गया, तो और हमारे पास पीस कितने आए हैं, 10 ही आए हैं, भाड़ा भी अब उसमें जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारा सामान कितने दिखा रहा है, 1,000 का, तो अगर हम 1,000 रुपए में 50 रुपए बढ़ा के बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस, क्यों, क्योंकि हमारा एक पीस कितने का है, 1100 का, भाई 10,000 का सामान, 1,000 भाड़ा, तो देखा जाए तो ये सामान हमारा कितने का पड़ गया, 11,000 का पड़ गया टोटल, 10 पीस।
तो 11,000 में 10 पीस पड़ गए ना हमको, भाई भाड़ा अपनी जेब से थोड़ी दोगे। तो मीन्स 11,000 में 10 पीस है तो एक पीस कितने का हो गया, 1100 का। अब आपके दिमाग में है कि 1,000 में है, तो अगर आप 1100 से नीचे बेचोगे तो फिर आपको लॉस हो गया। तो इसलिए ये भाड़ा सामान में जुड़ेगा ना, तो इसलिए किसका पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। तो वो खर्चे जो कि गुड्स में जुड़ते हैं या उन खर्चों को गुड्स में जोड़ा जाता है, तो वो हमारे कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब जो खर्चे गुड्स में नहीं जोड़े जाते हैं वो हमारे बची हुई रकम से ही पे होते हैं। भाई कंपनी में सामान बिका, बिकने के बाद जो पैसा आया, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, उससे खर्चा पे हो रहा है ना, गुड्स का उनसे कोई लेन देन नहीं है, प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो वो कौन से हैं, इनडायरेक्ट। अब प्रोडक्शन से जिनका कोई रिलेशन है या वो खर्चे प्रोडक्शन में जुड़ते हैं तो वो कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई डाउट? अब देखो जैसे कि रेंट, ठीक है, तो रेंट अकाउंट किसका पार्ट है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, ठीक। सैलरी अकाउंट किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, ठीक है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। फ्रेट एंड कार्टेज भी डायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरीके से कई प्रकार के खर्चे होते हैं। बात समझ में आई? अब आते हैं इनडायरेक्ट इनकम। देखो कंपनी में सबसे पहली बात तो क्या है कि इनकम किससे होती है। अगर फैक्ट्री है, गुड्स बन रहा है, तो भाई गुड्स बनाने के बाद वो बेचेंगे, तो गुड्स बेचेंगे, जो पैसा आएगा और जो लागत लगी उससे माइनस किया जाएगा, वही तो प्रॉफिट है। अब हम कंप्यूटर बना के बेचते हैं तो पार्ट खरीद के लाएंगे, उनकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, कितने का पड़ा हमको, हम उसमें 1,000 रुपये बढ़ा के बेचेंगे। तो ठीक, मान लो हमने 15,000 पार्ट खरीदे, हम पार्ट खरीदे थे, हमने टोटल किया कि ये पार्ट 15,000 का एक कंप्यूटर में लगा, तो हमने टोटल किया, इसकी कॉस्ट 15,000 बैठ रही हमको, हमने बेचा 16,000 में, तो 16,000 माइनस 15,000 से ही तो 1,000 प्रॉफिट बनेगा हमारा। तो कंपनी का प्रॉफिट तो उस जिस चीज का व्यापार हो रहा है उसी से होता है। हम कंप्यूटर खरीद के बेचते हैं तो पार्ट खरीदते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, बढ़ा के बेचते हैं, तो वही तो प्रॉफिट है। कोई जनरेटर बना रहा है तो वो पार्ट्स पूरे खरीद के उनकी कॉस्टिंग करेगा, उसमें कुछ बढ़ा के बेच देगा, तो सेल माइनस परचेज से ही तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो कंपनी में कभी भी साइड इनकम नहीं होती, नंबर 1 साइड इनकम नहीं होती, और होती भी अगर तो कंपनी में उसको शो नहीं किया जाएगा, वो आपका पर्सनल काम है। अब कमीशन कहीं से मिल गया तो हम कंप्यूटर बना के बेचते हैं, तो कंप्यूटर हमको 15 का पड़ा खरीद में, 16 का बेच दिया, तो सेल माइनस परचेज वही प्रॉफिट है। अब कमीशन मिला तो उसको हम यहाँ एंट्री थोड़ी नहीं करेंगे बैठ के, क्यों, वो एक अलग काम हो गया। हमने ज़मीन खरीद के कुछ पैसा कमा लिया तो हमको अपने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में थोड़ी दिखाएंगे, क्योंकि ये तो कंप्यूटर खरीदने बेचने का काम हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक खरीदने बेचने का काम है। ज़मीन खरीदने बेचने का दिखा देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, गवर्नमेंट तुरंत कहेगी कि लगता है प्रॉपर्टी काम कर रहे हो, अलग रजिस्ट्रेशन कराओ। तो जिस चीज़ का रजिस्ट्रेशन है वही तो काम करोगे उसमें, ठीक। साइड इनकम नहीं होती। मगर अब इनडायरेक्ट इनकम कैसे, जैसे मान लो फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं, मान लो ऑफिस में है, अब यहाँ पे लोगों की फीस आ रही है, तो सैलरी रिसीव है, सैलरी क्या है, रिसीव है। मान लो हम भाई ऑफिस हमने बना रखा है, ठीक है, अब हम लोगों का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं मान लो हम, ठीक है, तो हमने कहा कि हमको 1,00,000 रुपए आप दे दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे, लेबर हमारा, सब कुछ हमारा, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। तो अब पार्टी से हम एज अ सैलरी तो ले रहे हैं, वो हमारी किसकी पार्ट हो गई, इनकम की। या हम फीस ले रहे हैं किसी से, इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे किस में इनडायरेक्ट इनकम चल रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। या हम किराएदारी का ही काम करते हैं, तो हम किसी से किराया ले रहे हैं, तो क्या है,
इनडायरेक्ट इनकम है, फिर हम उस चीज़ का काम कर रहे हैं, फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट इनकम बनती ही नहीं है, क्योंकि गुड्स बिकेगा तभी इनकम होगी। मगर ऑफिशियल काम है जहाँ पे गुड्स का काम नहीं है, वहाँ तो फिर इनकम और एक्सपेंस चलेगा, तो वहाँ इनकम होगी तभी तो एक्सपेंस होगा। तो वहाँ पे जैसे कि अब कंस्ट्रक्शन का काम है तो एज अ सैलरी ले रहे हैं, फीस रिसीविंग का काम है तो फीस ले रहे हैं, किराएदारी का काम है तो किराया ले रहे हैं। तो ऐसे अगर कभी जरूरत पड़े किसी भी लेजर के द्वारा, अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है किसी भी लेजर के द्वारा, तो आप उसको किस में डाल दोगे? इनडायरेक्ट इनकम में। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया क्या, एप्रिसिएशन। जैसे कि जमीन खरीदी थी, कीमत बढ़ गई, क्या है ये? एप्रिसिएशन है। तो एप्रिसिएशन किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट इनकम का। समझ रहा? ठीक है। तो एप्रिसिएशन किसका पार्ट है? ये इनडायरेक्ट इनकम का। कोई डाउट? तो किसी भी तरीके से अगर लग रहा है कंपनी में इनकम हो रही है, जनरेट हो रही है, तो इनकम के लिए आप कौन सा आप नाम लिखेंगे और ग्रुप का सिलेक्शन कौन होगा? इनडायरेक्ट इनकम। इतनी बात समझ आई? अब आते हैं किस पे? बैंक अकाउंट। जैसे कंपनी में कैश चल रहा है, कैश कैश इन हैंड का पार्ट होता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट बना होता है। अब बैंक से भी तो पेमेंट आएगी जाएगी, भाई चेक का काम चल रहा हो तो हमारा पैसा किसी बैंक में ही तो रखा है। हमने बताया था बैंक में रखा पैसा अदर नहीं है, किसी को दिया नहीं है, वो मेरा ही पैसा है। जैसे हम अपना कैश अलमारी में रखते हैं, वैसे ही हमने अपना कैश बैंक में रखा हुआ है, बस उसका हिसाब किताब बैंक देख रही है, बस इतना अंतर है। बाकी वो कोई हमने किसी को दिया नहीं है, मेरा ही पैसा है वो, ठीक है। तो हमने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो हम पैसा जैसे कैश लेते देते हैं वैसे ही चेक लेते देते हैं, तो पैसा खाते से उनके पास चला जाता है, या वो हमको देते हैं तो सीधे मेरे खाते में आ जाता है। भाई हमको कैश देते हैं तो हम अपने काउंटर में रख लेते हैं, भाई कैश लेते हैं तो काउंटर में रखते हैं, देना होता है तो काउंटर से दे देते हैं। वैसे ही बैंक है, उन्होंने दिया तो हमने खाते में रख लिया, उनको चाहिए तो खाते से निकाल के दे दिया, इतना ही तो अंतर है। तो कैश और बैंक चल एक ही तरीके से रहा, पैसा मिला जेब में आया, जेब में रख लिया, देना है तो जेब से निकाल के दिया, किसी को देना है तो खाते से निकाल के दिया, मिला तो खाते में रख दिया, बात तो एक ही है ना। तो अगर बैंक से लेन देन चल रहा है, ठीक है, तो आपका पैसा खाते में रखा है, खाते से भी लेन देन चल रहा है, तो आपको बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। अब इसको आप बैंक के नाम से भी बना सकते हैं या सिर्फ बैंक के नाम से भी बना सकते हैं। बैंक नाम से बना लो, या आपका अगर बैंक पीएनबी में भी है, एसबीआई में भी है, तो आप पीएनबी एसबीआई अलग अलग नामों से भी बना सकते हैं, मगर ये पार्ट किसका है? बैंक अकाउंट का। समझ में आई बात? जैसे कि हमने अपना एक पीएनबी नाम से बना लिया बैंक अकाउंट, मान लो मेरा कोई एसबीआई में भी है, ठीक है, तो हमने इसको भी बैंक अकाउंट में डाल दिया। चाहो तो अगर सिर्फ बैंक नाम से भी बना सकते हो, ठीक। अब समझो लोन एंड लायबिलिटी। जैसे हमारी कंपनी लोन देने का काम करती है, ठीक। हम अगर किसी को लोन देंगे, किसी को लोन देंगे, तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्या बनता है? लायबिलिटी बनता है। ओ सॉरी, उल्टा बोल गए, गलत बोल गए। लोन ले रहे हैं, सॉरी, क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं। भाई देंगे तो संपत्ति हो गया, तब तो मेरा पैसा उसके पास पड़ा है, ठीक है, उल्टा बोल गए। लोन हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। हम किसी से लोन ले रहे हैं, मान लो हमको किसी से लोन लेना है, ठीक है, ओके। तो जिनसे हम लोन लेंगे, किसी से हम लोन ले रहे हैं, तो मेरे लायबिलिटी बनता है। तो वो व्यक्ति या वो कंपनी के सामने जो पैसा शो करेगा, वो मेरे लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। अब जैसे कि सपोज हम अजीत फाइनेंसर से पैसा ले रहे हैं 1 लाख रुपए, तो अजीत फाइनेंसर से 1 लाख रुपए हम ले रहे हैं,
तो मेरे लिए क्या है, ये लायबिलिटी है, समझ रहे हो। तो पैसा डीआर करेंगे, 1,00,000 रुपए ले रहे हैं ना हम, पैसा डीआर होगा और अजीत फाइनेंसर क्या होगा, सीआर होगा। पैसा ले रहे हैं तो कैश डीआर और अजीत फाइनेंसर सीआर। तो कैश तो डीआर है, कैश का लेजर है, अजीत फाइनेंसर का लेजर तो है नहीं आपके पास, तो जब बनाएंगे तभी तो वाउचर में दिखेगा। तो अजीत फाइनेंसर का जो लेजर बनेगा वो किस में जाएगा, लोन लायबिलिटी में। किसमें, लोन लायबिलिटी में। ये ग्रुप है। तो जिनसे हम पैसा लेते हैं वो किस में जाते हैं, लोन लायबिलिटी में। किसमें, लोन लायबिलिटी। जैसे अजीत फाइनेंसर से ले रहे हैं तो अजीत फाइनेंसर का जो लेजर है जब बनेगा तो उसका ग्रुप क्या होगा, लोन लायबिलिटी। तो क्योंकि हम लोन ले रहे हैं तो मेरे लिए लायबिलिटी बन रहा है। अजीत फाइनेंसर के नाम से जो 1,00,000 रुपए मेंशन हो रहा है, शो करेगा कंप्यूटर में, वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो जिनसे हम लोन लेंगे वो हमारे किस में जाएंगे, लोन लायबिलिटी में। ठीक, जैसे कि हमने अजीत फाइनेंसर, ठीक है, देखो तो कहाँ गया, ये देखो लोन्स लायबिलिटी। ओके, कोई डाउट। अब लोन एंड एडवांस एसेट, जब हम किसी को लोन देंगे या एडवांस भी कह सकते हो, देंगे, किसी को हम एडवांस दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी को लोन दे रहे हैं, 1,00,000 रुपए हम किसी को लोन दे रहे हैं, भाई सतीश ट्रेडर को सपोज हम क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं 1,00,000 का। तो हम अगर इनको 1,00,000 रुपए लोन दे रहे हैं तो इनके पास मेरा पैसा पड़ा है ना, तो सतीश ट्रेडर मेरे लिए क्या हो गए, एसेट हो गए। ठीक, तो मीन्स जब हम किसी को पैसा देंगे तो वो व्यक्ति या वो कंपनी का जो लेजर बनेगा वो हमारा किस में जाएगा, लोन एंड एडवांस एसेट में, क्योंकि हम उनको पैसा दे रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति मेरे लिए संपत्ति हो रहा है, इसलिए। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन करना है, ठीक। तो जब हम किसी को लोन देंगे तो वो व्यक्ति का लेजर लोन एंड एडवांस एसेट में जाएगा। ओके, तो मान लो हमने कहा सतीश ट्रेडर्स अकाउंट लोन एंड एडवांस एसेट। कोई डाउट। अब उसके बाद एक सस्पेंस अकाउंट होता है। सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है, ये ग्रुप है, जैसे मान लो सपोज पूरे दिन का हिसाब किताब हुआ, शाम को 40-50 रुपए का कुछ डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हमको याद नहीं आ रहा है कि वो खर्चा कहाँ चला गया, ठीक। जैसे मान लो हम भाई मान लो ऑफिस में मान लो कोई मिलने आ गया, इनके किसी लिए कोल्ड ड्रिंक आ गई, किसी लिए समोसा आ गया या कुछ पेन मंगा लिया। अब वो छोटे मोटे खर्चे आपने एकदम से क्या किए, पे तो कर दिए, ठीक है, मगर उसकी आपने एंट्री नहीं की। भाई छोटा खर्चा था, आपने सोचा बाद में हम मेंटेन कर लेंगे, या फिर आपको कुछ मंगाना था तो आपने वर्कर को 500 रुपये दे दिए और लिस्ट दे दी कि सामान जब सब लेके आओ, ठीक है। अब जब सामान आया, ठीक है, अब हिसाब किताब में मान लो 40-50 का डिफरेंस आया, तो मीन्स कुल मिला के हमारे बैलेंस शीट में जब हमने शाम को टोटल बैठे करने के लिए तो हमारे कैश का जब टोटल किया, ठीक है, और जब हमने सब मिलाया तो मान लो कुछ डिफरेंस निकल गया। अब हमको याद नहीं आ रहा है कि वो खर्चा कहाँ गया, तो हम उसको सीधे सस्पेंस अकाउंट नाम का ही लेजर बना के उसको किस में डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट नाम का ही ग्रुप है, और जब लेजर बनता है तो इसी नाम से ही बनाते हैं, सस्पेंस, याद नहीं, ठीक। और किस में डाल दिया गया, सस्पेंस अकाउंट। कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो
सस्पेंस अकाउंट किस में गया? सस्पेंस अकाउंट में। ठीक, उसके बाद इसकी एंट्री हो जाएगी, खर्चा पे हो जाएगा, मगर वो सस्पेंस नाम से पे हो गया और जो डिफरेंस है वो मेंटेन हो गया। कोई डाउट? अब देखो प्रोविजन। प्रोविजन एक ग्रुप है। हमने आपको रेंट पेबल की एंट्री पढ़ाई थी। खर्चों की जो लायबिलिटी चढ़ती है, खर्चों की जो लायबिलिटी चढ़ती है, ठीक, एंट्री पढ़ाई थी। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। भाई रेंट पैसा नहीं है, पैसा है तो रेंट डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश। पैसा नहीं है तो खर्चा तो हो ही गया है, तो रेंट तो अभी भी डेबिट हो रहा है, मगर वो चढ़ेगा किस में? रेंट पेबल में। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। तो रेंट तो एक्सपेंस का पार्ट है, वो तो बना लिया आपने। रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहा है, तो वो तो खर्चे का ग्रुप हो गया। मगर अब रेंट पेबल नाम का तो अभी आपके पास कोई लेजर है नहीं, ठीक है। तो रेंट तो खर्चे का पार्ट है, तो रेंट तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, मगर रेंट पेबल किस में जाएगा? तो रेंट पेबल हमारा किसका पार्ट है? प्रोविजन का पार्ट है। और प्रोविजन हमारा लायबिलिटी का पार्ट है। प्रोविजन किसका पार्ट है? लायबिलिटी। भाई खर्चे की लायबिलिटी तो चढ़ा रहे हो ना, खर्चे की क्या है? लायबिलिटी चढ़ रहे हैं। भाई पैसा होगा तो रेंट को कैश नहीं पे कर दोगे, पैसा नहीं तभी तो रेंट टू रेंट पेबल चढ़ रहा है। जब पैसा होगा तब रेंट पेबल पे किया जाएगा, मगर अभी तो रेंट पेबल चढ़ रहा है ना, ठीक है। तो रेंट पेबल का जो लेजर बनेगा वो किस में जाएगा? प्रोविजन में जाएगा। तो जो एक्सपेंसेस के ड्यूज होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस की जो लायबिलिटीज होती हैं, वो किस में चढ़ती हैं? प्रोविजन में चढ़ती हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक। और प्रोविजन किसका पार्ट है? लायबिलिटी का। तो हमारे पास लायबिलिटी तो चढ़ रही है, रेंट पेबल किस में जा रहा है? प्रोविजन। और प्रोविजन किसका पार्ट है? लायबिलिटी का। कोई कंफ्यूजन? रेंट पेबल किस में जा रहा है? प्रोविजन में। अब हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि सॉरी किसकी? प्रोविजन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो पे नहीं होते हैं, पैसा नहीं है, इसलिए लायबिलिटी चढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको हम रेंट, एग्जाम्पल रेंट पेबल, जैसे रेंट का तो पेबल रेंट पेबल नाम से बना है प्रोविजन। जैसे सैलरी नहीं है अभी, सैलरी पेबल बना के प्रोविजन। भाई सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, पैसा नहीं तो सैलरी पेबल बनेगा, जो कि हमारा प्रोविजन का पार्ट है। ओके, अब आते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है? हमारे जितने भी टैक्स के लेजर हैं, सीधी सी बात, ठीक है, चाहे वो टीडीएस का हो, चाहे वो हमारा सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, टैक्स के जितने भी लेजर होते हैं वो सब हमारी लायबिलिटी है। और उस प्रकार की लायबिलिटी के लिए हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस नाम का एक ग्रुप है। मतलब कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस नाम का एक ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये सब टैक्सेस है इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस नाम का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। जितने भी टैक्स के लेजर हैं वो सारे के सारे किस में जाते हैं? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। कोई क्वेश्चन? जितने भी टैक्स के लेजर हैं वो सारे किस में जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जैसे सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस का बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। बात समझ में आए? एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे टीडीएस का बना रहे हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गया, तो देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस किसका पार्ट है? लायबिलिटी का पार्ट है। समझ में आ रही बात? नीचे की फीलिंग बाद में होगी, क्योंकि अभी हम टीडीएस की अलग से तो क्लास ले नहीं रहे, ठीक है, इसलिए नीचे के डिटेल कैसे फीड होंगे वो बात की बात है, ठीक है। इसके सिलेक्शन जब टीडीएस चलेगा तो टीडीएस के लेजर भी बाकायदे बनेंगे ना सब, भाई टीडीएस किसी चीज पे चलेगा, ठीक है, जो चीज बनेगी तब इसका सिलेक्शन भी कायदे से होगा। तो टीडीएस किसका पार्ट है? इसका पार्ट है, ठीक है। ओके, अभी हम ऐसे एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। सीजीएसटी बनेगा जब मान लो 10% का बना रहे हैं,
किसका पार्ट है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। अब इसका भी सिलेक्शन जब सही होगा तब यहाँ डिटेल कायदे से भरी जाएगी, मगर पार्ट किसका है अभी? ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। हम आपको सिर्फ अभी ग्रुप पढ़ा रहे हैं, समझ में आया? ओके, तो टैक्सेस के सारे लेजर हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। कोई डाउट? तो आज अभी हमने आपको पढ़ाए ग्रुप्स जो कि 99% यही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी केसेस हैं, मगर वो जब कंडीशन आएगी तब पढ़ाएंगे, ठीक। मगर ये हमने आपको कॉमन ग्रुप्स पढ़ाए जो कि 99% यूज होते हैं। बाकी यूज होते हैं कुछ कंडीशंस पे, मगर जो कंडीशन जब पढ़ाएंगे तब उस हिसाब से फिर उसको बताएंगे भी कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके साथ में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारा पूरे का पूरा ग्रुप, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि हमने आपको बताया कि अकाउंट्स इन्फो पे लेजर बनाते वक्त, ठीक है, आप जो नाम लिखते हैं उसके बाद कौन सा ग्रुप लेते हैं, ग्रुप्स हमने आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद अब आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे कि कौन से लेजर है, बकायदे जो नोट्स बना हुआ है, ठीक है, कि लेजर है, कैसे जाते हैं, बनाते हैं, कौन से ग्रुप किस में जाता है, वो सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, कौन सा ग्रुप किस में जा रहा है सब देखो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और कुछ हमने नीचे कॉमनली यूज्ड भी बताए हुए हैं, ठीक है, कि जैसे ये किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, कौन सा ग्रुप किस में जा रहा है, किस कंडीशन में, वो सब हमने यहाँ पे देखो बताए हुए हैं। फिर इसको भी आप नोट करोगे समझने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। कोई डाउट? ठीक, क्लास ओवर।